स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हब पर आपका स्वागत है। और आज इस क्लास में हम करने वाले हैं जो स्टैटिक जीके की जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उसका सेट 2 करना है। ठीक है, सेट 1 है वो हमने अपलोड कर रखा है, उसमें क्वेश्चंस हमने करवा रखे हैं। काफ़ी अच्छे से अच्छे फॉर्मेट में हमने ये वीडियोस बना रखी हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। ऑप्शंस अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं और हर क्वेश्चन के लिए 2 स्लाइड्स हमने यूज़ कर रखी है। एक में क्वेश्चंस दिखा रखा है, दूसरे में आंसर्स को भी एक्सप्लेन कर रखा है ताकि अगर आपको वर्बली जो है वो समझ में नहीं आए तो आप वहाँ पर पढ़ सकते हो आसानी से। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट को अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, इस क्लास की हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देंगे। और जो कैंडिडेट्स चाहे एसएससी का एग्जाम हो चाहे रेलवे का, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो वहाँ पर स्टैटिक जीके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम दे लो, चाहे रेलवे का दे लो, चाहे एसएससी का दे लो, चाहे स्टेट का कोई एग्ज़ाम दे दो, हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। जिस एग्ज़ाम में जीके पूछी जाएगी वहाँ पे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो फटाफट से हम ये क्लासेस कर लेते हैं और ये सेट हम काफ़ी लगभग 50 के तकरीबन ये प्रैक्टिस सेट आपसे करवाएंगे ताकि आपकी सारी स्टैटिक जीके है जो मोस्टली वो इसमें कवर अप हो जाए। तो आज की क्लास हम फटाफट से शुरुआत करते हैं। और जो चैनल पर नए हैं, जो पहली बार आए हैं हमारे साथ, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो वो चैनल जो है नॉलेज हब, इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी करवाइए दोस्तों से। चलिए आज देखते हैं आज की क्लास में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम के लिए। और स्टैटिक जीके की क्लास है सेट 2, हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं इसका। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। स्ट्रेटजी के सेट 2 में सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया है। इसमें से मैचिंग दे रखे, कौन सा प्लेयर किस गेम से संबंधित है और इसमें से कौन सा गलत है। इसमें लिखा हरभजन सिंह कबड्डी, साइना नेहवाल बैडमिंटन, जवाला गुट्टा बैडमिंटन और विराट कोहली क्रिकेट। तो इसमें सभी को पता है हरभजन सिंह ये कबड्डी से नहीं, ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन ए है वो गलत मैच कर रखा है। बाकी साइना नेहवाल किससे है, बैडमिंटन से। जवाला गुट्टा ये भी बैडमिंटन से है और विराट कोहली ये क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, और अब इसका डिटेल में आंसर्स एक बार और फिर से देख लेते हैं। इसमें लिखा कि हरभजन सिंह कबड्डी सम्मिलित, ये गलत है। हरभजन सिंह पूर्व भारतीय क्रिकेटर है, यानी कि इन्होंने संन्यास ले लिया है। हरभजन सिंह का उपनाम है द टर्मिनेटर, ये हरभजन सिंह का उपनाम है द टर्मिनेटर। साइना नेहवाल का उपनाम स्टेफी साइना है। साइना नेहवाल का जो उपनाम है जो, और वो है स्टेफी साइना। और विराट कोहली का उपनाम चिक्कू है। ठीक है, तो इसमें हरभजन सिंह जो है वो क्रिकेट से आएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, और वो दे रखा है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल और बैडमिंटन। तो आपको ये बताना है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित हैं। और इसके लिए जो सही आंसर इसके दे रखे हैं वो है कि संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, फुटबॉल से। इसके अलावा आशुतोष मुखर्जी कप, मिरांडा कप, रोवर्स कप, संतोष कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, डूरंड कप, ये सब भी फुटबॉल से संबंधित हैं। ठीक है, ये जो ऊपर गेम्स के नाम दिखा रखे जो टूर्नामेंट है ये सारे फुटबॉल से संबंधित टूर्नामेंट है। इसमें है आगे लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, बैटन कप, आगा खां कप, रंगास्वामी कप, बेगम रसूल कप इत्यादि, ये हॉकी से संबंधित ट्रॉफी है। ठीक है, जो ट्रॉफी दिखा रखी है ये सारी हॉकी से संबंधित है। ऊपर वाली है ये सारी फुटबॉल के गेम्स है। लॉरी ओब्रायन कप बास्केटबॉल से संबंधित है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया भी है। लॉरी ओब्रायन जो कप है ये बास्केटबॉल से संबंधित है। और उसके अलावा है अमृत दीवान कप, सुधीरमन कप, रहीमउद्दौला कप, थॉमस कप, कोनिका कप, नारंग कप, चिड्डा कप, ये सारे कप बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, चारों गेम्स के अलग अलग बता रखे कौन से गेम से कौन सा कप संबंधित है, ये क्वेश्चन आप जरूर करके जाइए। गेम्स पर क्वेश्चन बनता तो यहाँ से टूर्नामेंट जरूर पूछता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें है कि जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है। जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है। ऑप्शन है हैदराबाद हलीम, अल्फांसो आम, मगही पान और दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग की चाय, तो ऑप्शन 4 है इसमें जीआई टैग, तो वो मिला है दार्जिलिंग की चाय को।
जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला जो भारतीय उत्पाद है वो है दार्जिलिंग की चाय है। किसी क्षेत्र विशेष के गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं को भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 के तहत जीआई टैग दिया जाता है। 2004 में सर्वप्रथम जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया। जीआई टैग भारत में सबसे पहले कब दिया गया था? 2004 में। किसको? दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। महाराष्ट्र के अल्फांसो हाम को 2018 में जीआई टैग दिया गया था। 2010 में हैदराबाद हलीम को जीआई टैग प्राप्त करने वाला एकमात्र व्यंजन है। बिहार के मगही पान को 2018 में जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जीआई टैग से संबंधित। पहली बार सबसे पहले दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। अगला क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर से संबंधित है और इसमें है कि MICR का क्या मतलब है? MICR की फुल फॉर्म क्या होगी? ऑप्शन है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, मैग्नेटिक इन लाइन कोड रीडर और मैग्नेटिक इन लाइन करेक्टर रीडर। आपको MICR की फुल फॉर्म बतानी है इसमें। और MICR की जो फुल फॉर्म होती है ये होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। और MICR ये करेक्टर रिकॉग्निशन तकनीक पर आधारित कागज को प्रोसेस करने वाली डिवाइस है। MICR तकनीक में मैग्नेटिक इंक का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो सबसे लास्ट पॉइंट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यह है कि प्रत्येक बैंक के चेक पर बैंक का MICR हस्ताक्षर होता है, जो बैंक चेक के असली या नकली होने की पहचान करता है। जो चेक होता है जो बैंक में हम जमा कराते हैं उस पर MICR जो सिग्नेचर होते हैं उनसे ही ये पहचाना जाता है कि चेक ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट चेक है। तो MICR टेक्निक का यूज़ किया जाता है बैंकों में चेक वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो बैंक के जो चेक क्लियर होते हैं कौन सी टेक्निक होती है, वहाँ पर होता है MICR से। अगला क्वेश्चन है, RBI के लोगो में कौन से जानवर का चित्र है? ये RBI बैंक का लोगो दिखा रखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसमें पूछा है कि इसमें जो लोगो बना हुआ है ये किसका लोगो है? ऑप्शन ए है रॉयल बंगाल टाइगर, ऑप्शन बी है लॉयन, ऑप्शन सी है एलिफेंट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। जो RBI जो बैंक है इसमें किस चीज़ का जो कौन सा जानवर हो जिसका लोगो बना हुआ है? तो इसमें दे रखा है कि RBI के लोगों में रॉयल बंगाल टाइगर का चित्र है। किसका चित्र है? रॉयल बंगाल टाइगर का ये चित्र बना हुआ है। RBI भारत का सेंट्रल बैंक है जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और RBI के लोगों में ताड़ का पेड़ और बंगाल टाइगर का चित्र है। ठीक है, यानी कि जो RBI के लोगों में जो दिखाया गया है पीछे ये पाम ट्री जो बोलते हैं ताड़ का वृक्ष, ये पीछे ताड़ का पेड़ है और आगे है बंगाल टाइगर की फोटो है। ठीक है, ये RBI का लोगो दिखा रखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का सेंट्रल बैंक है एक। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई है? ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड ये किसके द्वारा लिखी गई है? अजीम प्रेम जी, NR नारायण मूर्ति, परवीन महापात्रा और राजीव सिकरी। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड ये पुस्तक किसने लिखी है? तो प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड NR नारायण मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? NR नारायण मूर्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। NR नारायण मूर्ति भारत की सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक है। जो सॉफ्टवेयर कंपनी है इन्फोसिस उसके संस्थापक है NR नारायण मूर्ति। इन्होंने पुस्तक लिखी है ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड। अजीम प्रेम जी भारत की IT कंपनी विप्रो के संस्थापक है। विप्रो के संस्थापक कौन है? अजीम प्रेम जी। और राजीव सिकरी के द्वारा चैलेंज एंड स्ट्रेटजीज रीथिंकिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी नामक पुस्तक लिखी गई है। एक बुक है वो है चैलेंज एंड स्ट्रेटजीज रीथिंकिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ये लिखी गई है राजीव सिकरी के द्वारा लिखी गई है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है NR नारायण मूर्ति ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? पर्यावरण और विकास पर जो UNO का जो सम्मेलन हुआ था, संयुक्त राष्ट्र का जो सम्मेलन हुआ था उसको किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है एयर समिट, ऑप्शन बी है रिसोर्स समिट, ऑप्शन सी है अर्थ समिट, ऑप्शन डी है वाटर समिट। पर्यावरण और विकास पर जो संयुक्त राष्ट्र का जो सम्मेलन हुआ था उसको किस नाम से जानते हैं? और उसको जानते हैं अर्थ समिट के आधार पर। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा।
एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि पर्यावरण और विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अर्थ सम्मेलन कहा जाता है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहते हैं इसको। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 1992 में आयोजित किया गया था। 1992 के पृथ्वी सम्मेलन को एजेंडा 21 अपनाया गया था। और इसके बाद प्रथम वैश्विक जल सम्मेलन 7 से 8 फरवरी को 2019 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया था। जो पर्यावरण और विकास पर जो संयुक्त राष्ट्र का जो सम्मेलन है उसको कहते हैं अर्थ समिट कहते हैं, और ये सबसे पहले रियो डी जेनेरियो में 1992 में किया गया था। इसके अलावा जो वैश्विक जल सम्मेलन है वो 7 से 8 फरवरी 2019 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात हैं? रामचंद्र नारायण द्विवेदी जी, इनका दूसरा नाम क्या है? संत कबीर, मुंशी प्रेमचंद, कवि प्रदीप और गोस्वामी तुलसीदास। तो ये तो ऑप्शन से ही अलग है, संत कबीर अलग है, मुंशी प्रेमचंद जी अलग, गोस्वामी तुलसीदास जी अलग है, तीनों ऑप्शन हट जाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा कवि प्रदीप के लिए, रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी। ठीक है, इनको किस नाम से जानते हैं? कवि प्रदीप के नाम से जानते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ए मेरे वतन के लोगों, आओ बच्चों तुम्हें दिखाए, और दे दी आज़ादी हमें बिना खड़ग बिना धार। ये इसकी प्रमुख रचनाएं जो हम देशभक्ति के जो गीत गाते हैं, जो सुनते हैं हम, वो सारी है रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी जी की रचनाएं है ये सारी। ठीक है, अब है इसमें संत कबीर के उपदेशों के संग्रह को विजय कहते हैं। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा गोदान, गबन, रंगभूमि, करमभूमि, प्रेमाश्रय, सेवा सदन, सोजे वतन इत्यादि पुस्तकों की रचना की गई थी। इसके अलावा है गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा कवितावली, गीतावली, विजयनयन पत्रिका और रामचंद्र मानस की रचना की गई थी। तो रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी जो है, इनके जो रचनाएं प्रमुख ये है ए मेरे वतन के लोगों, एक अगला है आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, और एक दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना धार। ये सारे हैं जो रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं हैं। इनका नाम है निकनेम कवि प्रदीप के नाम से विख्यात है। अगला क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी? कैप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत के समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा, अनुमंड सेन, क्रिस्टोफर कोलंबस और जिम कॉर्बेट। तो ये की थी वास्को डी गामा ने, जो समुद्री मार्ग की जो खोज की थी भारत में वो की थी वास्को डी गामा ने। ठीक है, इसमें लिखा है कि कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। वास्को डी गामा 17 मई 1498 में भारत को आया था। कब आया था? 17 मई 1498 को। ठीक है, 17 मई 1498 में। अगला है वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर सर्वप्रथम आया था। कौन सी बंदरगाह पर आया था? कालीकट बंदरगाह पर। केप ऑफ गुड होप को ही उत्तर आशा अंतरिप कहते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली का एक समुद्री यात्री था। दक्षिण ध्रुव की खोज नॉर्वे के एंडरसन के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो जो कैप ऑफ गुड होप के रास्ते जो भारत के समुद्री मार्ग की जो खोज की थी वो वास्को डी गामा ने की थी। वास्को डी गामा भारत आया था 17 मई 1498 को, 17 मई 1498 में। और कौन सी बंदरगाह पर आया था? कालीकट बंदरगाह पर ये आया था वास्को डी गामा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें डेट दे रखी है और किस डेट को कौन सा जो होता प्रोग्राम होता वो कौन सा दिवस मनाया जाता है वो आपको बताना है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। आपको ये बताना है इसमें से कौन सा गलत सुमेलित कर रखा है। तो इसमें जो है लास्ट अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस ये 5 अक्टूबर को गलत आएगा। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो मनाया जाता है प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और ये कब से मनाया जा रहा है? 1990 से मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर 1990 से मनाया जा रहा है। अगला है क्वेश्चन, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी? बैंकिंग लोकपाल योजना, ऑप्शन है आरबीआई, सेकंड है एसबीआई, थर्ड है आईसीआईसीआई और फोर्थ है पीएनबी। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी? तो बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत की गई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई की तरफ से की गई थी। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत की गई थी।
और ये कब लागू किया गया था? 1 जनवरी 2006 को ये लागू किया था बैंकिंग लोकपाल योजना। बैंकिंग लोकपाल आरबीआई द्वारा नियुक्त वह व्यक्ति है जो बैंकिंग सेवाओं के कतिपय कर्मियों के संबंध में ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। बैंकिंग लोकपाल ये आरबीआई के द्वारा किया गया था, 1 जनवरी 2006 से ये लागू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही या गलत कौन सा है, इसमें से आपको बताना है। तो जो ब्लू बुक है वो है यूके के सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट होती है। ग्रीन बुक है वो इटली और ईरान की सरकार की आधारिक बुक को बोलते हैं। और ग्रे बुक है वो जापान और बेल्जियम सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट को बोलते हैं। ऑप्शन डी है, ये सभी सही हैं। आपको ये बताना है कौन सी बुक को क्या बोलते हैं। ब्लू बुक यूके के सरकार की आधारिक रिपोर्ट, ग्रीन बुक इटली और ईरान सरकार की आधारिक रिपोर्ट, और ग्रे बुक जापान और बेल्जियम सरकार की आधारिक रिपोर्ट। तो तीन में से आपको बताना है इनमें से कौन सा सही कौन सा गलत है। तो इसमें जो है तीनों ही सही मैच कर रखे हैं। ये ब्लू बुक है ये यूके की सरकार की आधारिक रिपोर्ट है। ग्रीन बुक है ये इटली और ईरान की आधारिक प्रकाशन है। ग्रे बुक है वो जापान और बेल्जियम सरकार की आधारिक बुक है। और जो श्वेत पत्र है ये भारत सरकार का सरकारी दस्तावेज है। जो भारत का जो सरकारी दस्तावेज है वो कौन सा होता है? श्वेत पत्र को बोला जाता है। ठीक है, श्वेत पत्र भारत का सरकारी दस्तावेज होता है। अगला है, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? प्रथम महिला महासचिव लोकसभा की कौन थी? ऑप्शन है वी.एस. रमा देवी, ऑप्शन बी है स्नेहलता श्रीवास्तव, ऑप्शन सी है सुषमा स्वराज, ऑप्शन डी है अमृता प्रीतम। आपको बताना है कि लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव ये थी स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता श्रीवास्तव ये लोकसभा की पहली महिला महासचिव थी। 2017 से लेकर 2020 तक बनी है ये अभी। और ये है वी.एस. रमा देवी राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव थी। देखो, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव, अगर राज्यसभा की पूछ ले प्रथम महिला महासचिव वो है वी.एस. रमा देवी। दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री ये है सुषमा स्वराज। दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज थी। और अमृता प्रीतम ये है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला, 1956 में दिया गया था। अमृता प्रीतम को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था 1956 में, प्रथम भारतीय महिला है ये। ठीक है, तो चारों ही ऑप्शन एक्सप्लेन कर रखे। तो लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव है स्नेहलता श्रीवास्तव, और वी.एस. रमा देवी ये राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव है। अगला क्वेश्चन है इसमें, कौन सा एक सुमेलन गलत है? ऑप्शंस दे रखे और मैच कर रखे देश के अंदर। ठीक है, अलग अलग देश और उनकी राजधानियां दे रखी है, कौन से देश में कौन सा स्थान नहीं है, यानी कि कौन सा गलत दे रखा वो आपको बताना है इसमें से। ऑप्शन ए है फिनलैंड और यह है हेलेंसिकी, ऑप्शन बी है बोलीविया और यह है लापाज, ऑप्शन सी है इथोपिया, यह है लुसाका, ऑप्शन डी यूक्रेन और यहाँ पर है कीव। तो इसमें से आपको बताना कि कौन सा गलत है। तो इसमें गलत जो है वो है इथोपिया, लुसाका ये गलत है। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। इथोपिया की जो राजधानी है वो अदिस अबाबा है, लुसाका नहीं है। लुसाका किसकी राजधानी है? जाम्बिया की। जाम्बिया देश की राजधानी है लुसाका। इथोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा। और जो अभी यूक्रेन तो चर्चा में है उसकी राजधानी कीव है। ठीक है, इथोपिया की मुद्रा इथोपियाई बीर है, क्योंकि अभी जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें विदेशों में जो यानी कि जो भी देश हैं उनमें से राजधानी पूछी गई थी, कौन से देश की राजधानी क्या होगी। एक क्वेश्चन हर सेट में क्वेश्चन पूछा गया था, एक स्टेट की और एक किसी देश की राजधानी। ठीक है, तो इथोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा और जाम्बिया की राजधानी है लुसाका। अगला है, मरण उपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे, यानी कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो जिनको मरने के बाद उनको भारत रत्न दिया गया था। ऑप्शन ए है नानाजी देशमुख, बी है भूपेन हजारिका, सी है प्रणब मुखर्जी, डी है लाल बहादुर शास्त्री। तो मरणोपरांत सबसे पहले जो भारत रत्न दिया गया था वो लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। सबसे पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, इन दोनों को मरणोपरांत दिया गया, लेकिन 2019 में दिया गया। साथ ही प्रणब मुखर्जी को भी दिया गया है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पहली बार 1954 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। भारत रत्न जो पुरस्कार सबसे पहले कब दिया गया था? 1954 में दिया गया था।
और लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था 1966 में, उनके मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आर्ट ऑफ लिविंग, ये इसके प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? ये आप फोटो देखते ही आप समझ जाएंगे कौन है ये। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? ऑप्शन ए है सहजानंद स्वामी, ऑप्शन बी है श्री श्री रविशंकर, ऑप्शन सी है पंडित रविशंकर और डी है स्वामी नारायण। ऑप्शन बी और सी आपको कंफ्यूज के लिए दे रखा है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। आपको बताना आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है, और ये है श्री श्री रविशंकर। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, श्री श्री रविशंकर है ये आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक हैं। श्री श्री रविशंकर द्वारा 1982 में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। वर्तमान में यह संस्था कुल 152 देशों में स्थापित है। आर्ट ऑफ लिविंग जो संस्था है, जो फाउंडेशन है, ये श्री श्री रवि द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है ब्लैंक लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। इनमें से कौन से, मतलब उसकी डेफिनेशन दे रखी है, एक ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है जो मानव विज्ञान की जो संस्कृति का उसका चित्रण दर्शाते हुए अनुसंधान से तैयार है। ऑप्शन ए है एथेनोग्राफी, ऑप्शन बी है कल्चरल रिलेटिविज्म, ऑप्शन सी है इथेनोसेंट्रिज्म और ऑप्शन डी है इथेनोबोटोनी। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा एक लिखित दस्तावेज है इनमें से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एथेनोग्राफी। एथेनोग्राफी लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। और कल्चरल रिलेटिविज्म वह विचार है जो किसी व्यक्ति की अपनी मान्यताओं, प्रथाओं और मूल्यों को उस व्यक्ति की अपनी संस्कृति के आधार पर समझनी है। अगला जो ऑप्शन था वो था एंथ्रोसेंट्रिज्म, और इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति या सामाजिक समूह को स्वयं के सांस्कृतिक मापदंडों से वास्तविकता से व्याख्या की ओर ले जाती है। और अगला था एथनोबोटेनी, और ये था इसके अंतर्गत वनस्पतियों और लोगों के बीच में पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर था वो था एथनोग्राफी। ठीक है, एथनोग्राफी एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो मानव विज्ञान संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान तैयार करता है। अगला क्वेश्चन है बैडमिंटन का जाल केंद्र से कितना ऊंचा होता है? जो बैडमिंटन के लिए जो रैक के जो बीच में जो नेट लगा होता है वो पूछा जाता है कि वो सेंटर से कितना ऊंचा होता है जमीन से। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए 5 फुट, ऑप्शन बी 5.1 फुट, ऑप्शन बी है 5.5 फुट, ऑप्शन डी है 4.8 फुट। आपको इसमें से बताना है कि बैडमिंटन का जाल केंद्र से कितना ऊंचा होता है, सेंटर से कितनी उसकी हाइट होती है। तो बैडमिंटन का जो नेट है उसके सेंटर से जो हाइट होती है वो 5 फुट होती है, 5 फुट की उसकी हाइट होती है सेंटर में से, यानी कि 1.52 मीटर ऊंचा होता है। और बैडमिंटन का जाल किनारे से 5 फीट 1 इंच होता है। सेंटर में 5 फीट होता है और किनारे में 1 इंच फालतू होता है, ये ध्यान रख के चलना बैडमिंटन का जो नेट होता है उसके लिए। सज्जन प्रकाश किस खेल से संबंधित है? ये हमारे सज्जन प्रकाश है, और किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग, तैराकी, क्रिकेट और हॉकी। तो आप फोटो देख के आप समझ गए होंगे तैराकी से संबंधित है सज्जन प्रकाश। तो इसमें जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि सज्जन प्रकाश तैराकी से संबंधित हैं। मैरी कॉम, विजेंद्र सिंह ये भारतीय मुक्केबाज हैं। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, और ये क्वेश्चन है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए वातावरण, ऑप्शन बी सिनेमा, ऑप्शन सी नृत्य, ऑप्शन डी दवा के लिए। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सभी को पता है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और इसमें एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छी दे रखी है कि दादा साहेब पुरस्कार सिनेमा क्षेत्र से जुड़ा है। यह क्वेश्चन कई बार आया, इसकी शुरुआत कब हुई थी? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969, 1969 से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के भारत के प्रथम फिल्म निर्माता थे। ठीक है, ये भारत के पहले फिल्म निर्माता थे, इन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत फिल्म समारोह निर्देशालय द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार में स्वर्ण कमल और 10 लाख का नगद पुरस्कार शामिल है। यह पुरस्कार सर्वप्रथम देविका रानी को दिया गया था। सबसे पहले किसको दिया गया? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था। ठीक है, तो ये था आज की इस क्लास में, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और साथ में सभी के आंसर्स हमने एक्सप्लेन कर रखे ऑप्शंस के साथ में।
इसके अलावा भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे, कोई क्वेश्चन गलत लगे आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना। साथ के साथ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बाकी जो चैनल पर नए हैं वो चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करिए। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है स्टैटिक जीके का। चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे कोई स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्जाम हो, जहाँ पे भी जीके पूछी जाएगी वहाँ पर स्टैटिक जीके क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, आज की क्लास में फिलहाल ये था स्टैटिक जीके क्लास 2। और क्लास 1 हम अपलोड कर चुके हैं, डेली हम अब एक एक क्लास अपलोड करेंगे। ठीक है, तो जो चैनल पर नए हो नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करिए। नीचे हमारे चैनल का लिंक दे रखा है, ये सर्च करना आपको यूट्यूब पर @knowledgehub7900 और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, फिलहाल यही था आज की इस वीडियो के लिए, आपका ये कंटेंट यही था। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।